गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवाइज करेंगे इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंसी टाइम इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी। तो फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। देखो, ब्रिटिश रूल के अंडर में क्या है, इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी क्या थी, एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी। तो कॉलोनियल फर्स्ट हम इसमें पॉइंट डिस्कस करते हैं, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉयट किया गया था जमींदारी सिस्टम के थ्रू। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि जमींदार को लैंड का ओनर डिक्लेयर कर दिया जाता था और दे वर टू पे ए फिक्स सम टू द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ लैंड रिवेन्यू। और जमींदार को क्या है, एक फिक्स पेमेंट करनी पड़ती थी गवर्नमेंट को एज ए लैंड रिवेन्यू के रूप में, एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट सो मच एज दे विस्ड। लेकिन जो जमींदार थे उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि वो टीलर जो होते थे, सोयल के जो फार्मर्स होते थे, उनसे जितना चाहे वो क्या कर सकते थे, लैंड रिवेन्यू ले सकते थे। तो जमींदार को लैंड का ओनर बना दिया जाता था। जमींदार जो होता था वो गवर्नमेंट को फिक्स अमाउंट पे करता था, लेकिन जमींदार फार्मर से चाहे जो उतना टैक्स ले सकता था। इससे क्या होता था, टीलर का एक्सप्लॉयटेशन होता था, क्योंकि जमींदार टीलर से ज़्यादा लेता था और गवर्नमेंट को कम देता था। तो इससे टीलर से या फार्मर से ज़्यादा लैंड रिवेन्यू लेने के पास उसके पास कुछ नहीं बचता था, जिससे आगे वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता था। और जमींदार दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या करता था, वो रिवेन्यू जो इनकम उसे एक्स्ट्रा मिलता था वो क्या करता, अपनी लग्जरी लाइफ पे क्या करता था, स्पेंड करता था। और वो कोई ध्यान नहीं देता था जमींदार की उसे क्या करना है, कि लैंड में भी इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया जाता था, एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन। फिर है सेकंड इसमें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी एक्सप्लॉयटेशन किया गया। इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि जो टैक्स जो लगाए जाते थे, ठीक है, वो टैक्स रेट में उसमें क्या की जाती थी, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अगर हम ब्रिटिश रूल से पहले की बात की जाए तो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था, उसकी काफ़ी अच्छी रेपो थी क्वालिटी की और वैरायटी के रूप में। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उसने धीरे धीरे क्या किया, इसको ख़त्म कर दिया। कैसे, फॉरेन डिमांड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जो हैंडीक्राफ्ट था, जब जो हम दूसरे अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर क्या है, हैवी ड्यूटी लगाई जाती थी, यानी कि टैक्स ज़्यादा लगाया जाता था, जिसके कारण प्राइस हाई हो जाते थे और इसकी डिमांड कम हो जाती थी। दूसरा क्या है, डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट। जो गुड्स ब्रिटिश गुड्स आती थी उनके ऊपर, यानी कि जो हम इंपोर्ट करते थे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था, जिससे वो गुड्स क्या होती थी, सस्ती होती थी। और जो हैंडीक्राफ्ट यानी कि हमारी जो कंट्री की गुड्स थी वो महंगी होती थी। तो इसलिए हम जो बाहर से आई गुड्स की ही डिमांड करते थे। तो धीरे धीरे डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर भी क्या है, हैंडीक्राफ्ट की डिमांड जो है डिस्ट्रॉय हो गई। थर्ड पॉइंट इसमें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में भी एक्सप्लॉयटेशन किया, वहीं इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी आएगी। फर्स्ट क्या था इसके अंदर, फर्स्ट है ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल। जो इंडिया में रॉ मटेरियल था उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था, इसलिए उसको बाहर ब्रिटेन में भेज दिया जाता था। और जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड डिमांडेड, और ब्रिटिश गुड्स जो आती थी उनके ऊपर कोई ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, जिससे क्या है वो गुड्स सस्ती होती थी, इसलिए ब्रिटिश गुड्स की डिमांड होती थी। इस दोनों ये जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी बनाई थी उसने, कि जो एक्सपोर्ट किया जाता था उसके ऊपर तो ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, जो हम इंपोर्ट करते थे अदर कंट्री से, यानी कि जो ब्रिटेन से गुड्स आती थी उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं आता था। इस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी से उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल ट्रेड से भी धीरे धीरे क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट है, मैं आपको बेटा रिवाइज करवा रही हूँ, तो ये नहीं कि मैंने 2 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं तो ये बाकी आप रीडिंग नहीं लोगे, ये भी साथ के साथ लर्न करना है आपको। फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी। इंडियन इकोनॉमी की कैसी सिचुएशन थी, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी उस टाइम पे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्यों थी, क्योंकि अभी हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए कि एग्रीकल्चर सेक्टर का भी
एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडस्ट्री का भी, फॉरेन ट्रेड का भी। अब यहाँ तीनों ही सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इसमें भी वही रीजन मिलेंगे आपको जो अभी हमने डिस्कस किया था। यहाँ से देखो, बिटवीन 1860 टू 1945 ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम वाज लो एज 0.5% एन, और 1925 से 1950 तक देखा जाए तो 0.1%, उससे भी कम हो गई थी। ऑन अकाउंट ऑफ दिस स्टेगनेशन बल्क ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल रिमाइंड मिजरेबल लो। ठीक है, यही चीज़ बताई गई है कि अगर ग्रोथ रेट कम होगी, पर कैपिटा इनकम कम होगी, तो कहीं ना कहीं इन इकोनॉमी में पॉवर्टी ज़्यादा होगी। तो इंडिपेंडेंसी के टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन थी वो कैसी थी, बैकवर्ड थी। ठीक है, बैकवर्ड इकोनॉमी, स्टैगनेंट मानी मतलब ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ नहीं रही थी, बैकवर्ड। अब ग्रोथ रेट नहीं इंक्रीज होगी तो बैकवर्ड इकोनॉमी होगी। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो थी वो काफ़ी कम थी। अगर 1947 और 8 की बात करें तो पर कैपिटा इनकम 230 थी। ठीक है, इसलिए मोस्टली लोग क्या थे, पुअर थे, विदाउट सफिशियंट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, और अनएम्प्लॉयमेंट वाज रैम्पेंट। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी। इंडिया में 72% पॉपुलेशन क्या थी हमारी, एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर रही थी, बट इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, 50%। तो देखो, काम करने वाले ज़्यादा है और प्रोडक्शन की जो रेट है वो क्या है, कम है। प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लो। पर हेक्टर आउटपुट व्हीट वाज 66 किलोग्राम एंड राइस का कितना था, 710 किलोग्राम ओनली। तो ये क्या शो कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या थी, बैकवर्डनेस थी, यानी कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भी जो है वो इनफ नहीं था सब्सिस्टेंस के लिए। 1947-48 वाज रिकॉर्डेड टू बी जस्ट 527 लाख टन ओनली। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्री सेक्टर में भी बैकवर्डनेस थी, क्योंकि देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर देयर वाज ए विचुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री इन द कंट्री। बेसिक और जो हैवी इंडस्ट्री यानी कि जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, इनकी कमी थी। प्रोडक्शन ऑफ मशीन वाज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, मशीन का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं था। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वर ऑलमोस्ट यूनिट, ये जो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री भी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, जो डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी जो अडोप्ट की थी, और कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी जो हम क्या करते थे, अदर कंट्री से इंपोर्ट की जाती थी। नेक्स्ट है इसके अंदर रैम्पेंट पोवर्टी भी काफ़ी ज़्यादा थी। पीपल वर नॉट गेटिंग टू स्केल मील ऑफ ए डे। ठीक है, दे लेक्ड शेल्टर की, क्लोथिंग की, मील। इंडिया में क्या था, रैम्पेंट पोवर्टी, यानी पोवर्टी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। लोगों के पास ना खाने के लिए फूड था, ना शेल्टर था रहने के लिए, और ना ही क्लोथिंग थी, कपड़े थे। तो यहाँ पे क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था और मैसिव इलिटरेसी थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या था, काफ़ी पुअर था। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन, जनरेशन ऑफ पावर, ये क्या थे, काफ़ी कम थे। ये इसमें गिवन भी है आपको कि इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन कितना था। हैवी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो बाहर से इंपोर्ट जो किए जाते थे, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया में नहीं बनते थे, वो अदर कंट्री से ही इंपोर्ट किए जा रहे थे। मशीनरी वगैरह जो है वो भी नहीं थी इंडिया के अंदर, तो वो भी बाहर से ही इंपोर्ट की जा रही थी। तो इससे क्लियर होता है कि अदर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी क्या थी, ज़्यादा थी। लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो था नहीं। मोस्टली पॉपुलेशन क्या थी, विलेज में रहती थी। इसलिए अगर देखा जाए तो ओनली 40% पॉपुलेशन क्या थी, अर्बन एरिया में रहती थी, और 86% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती थी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी इंडियन इकोनॉमी। देखो, ना तो ये पूरी तरह से फ्यूडल इकोनॉमी थी, ना ही पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, सेमी फ्यूडल। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या थी, मिक्सचर थी। ठीक है, सच एन इकोनॉमी हैड द मिक्सचर ऑफ फ्यूडलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ प्रोडक्शन। Feudalist mode of production leads to low productivity and low productivity leads to backwardness.
कॉलोनियल इकोनॉमी, इसमें क्या था कि इंडियन इकोनॉमी को कॉलोनियल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट इम्प्लाई एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट फॉर द ब्रिटिश इकोनॉमी। कैसे वो अपने बेनिफिट के लिए इंडियन इकोनॉमी को यूज़ करते थे। वही चीज़ आएंगी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्स। डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन करती थी उनके पर हैवी टैक्स लगाया जाता था, और जो रॉ मटेरियल वगैरह जो होता था, जो हम अदर यानी कि ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करते थे, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, और वहाँ से जो गुड्स आती थी ब्रिटेन से, उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता था। तो इसलिए डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम और बाहर की जो गुड्स थी, ब्रिटेन से आने वाली गुड्स की डिमांड क्या थी, ज़्यादा थी, जिसके कारण धीरे धीरे क्या हो गई, इंडिया की जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री है वो भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट इसमें है एग्रीकल्चर सेक्टर इन द ईवी ऑफ द डिपेंडेंसी। उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन कैसा था, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही क्या थी, काफ़ी कम थी। यहाँ पे ये टेबल भी गिवन है, इसमें आप देख सकते हो कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना था और पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी कितनी थी और प्रोडक्शन कितना था। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि इंडिया में अगर आज या 2016 या 17 के साथ अगर हम कंपैरिजन करके देखते हैं तो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी और पर हेक्टेयर प्रोडक्शन दोनों ही कम थे। अब हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता था, और अगर रेनफॉल गुड तो प्रोडक्शन गुड, अगर रेनफॉल बैड है तो प्रोडक्शन भी कम ही होता था। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट, डोमिनेंस ऑफ द सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मोस्टली जो फार्मर होते थे वो क्या करते थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, यानी कि फैमिली की रिक्वायरमेंट तक ही प्रोडक्शन करते थे। उन्हें सरप्लस उनके पास नहीं बचता था। अगर सरप्लस नहीं बचेगा तो मार्केट में सेल नहीं होगा, और सेल नहीं होगा तो एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती थी, एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। नेक्स्ट इसमें है गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सोइल एंड टीलर ऑफ द सोइल। ठीक है, दोनों के बीच में जो गल्फ था ओनर ऑफ द सोइल और टीलर ऑफ द सोइल में, वो इंक्रीज होता जा रहा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो जमींदार होता था वो क्या करता था, टीलर जो होते थे उनका एक्सप्लॉयटेशन करता था। टीलर के पास बहुत कम और जमींदार के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस होता था। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मीनिंग ये है कि जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी क्या था, सही नहीं था। छोटे छोटे मतलब लैंड ऑफ पीस लोगों को मिले हुए थे, और वो भी फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, मतलब वो भी इकट्ठे नहीं होते थे, वो कहीं दूर दूर होते थे, जिससे क्या होता था, प्रोडक्शन कम रह जाता था। लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। इसमें आप जमींदारी सिस्टम के बारे में बताया था कि जमींदार होता था वो परमानेंट ओनर होता था, वो गवर्नमेंट को फिक्स पेमेंट करता था, ठीक है, और टीलर से जितना चाहे उतना ले सकता था। तो जमींदार जो होता था टीलर का एक्सप्लॉयटेशन करता था, और रेट ऑफ लैंड रिवेन्यू वर फ्रिक्वेंटली रेज बाय द जमींदार। जमींदार क्या कर रहा था, टीलर से जो लैंड रिवेन्यू लेता था वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा था। ये वही चीज़ है, उसके बारे में डिस्कस किया है बेटा। नेक्स्ट इसमें फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें क्या है, जमींदार और फार्मर्स को फोर्स किया गया था कि वो क्या करें, कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे इंडिगो का प्रोडक्शन करें। इसमें क्या होता था कि इंडिगो का प्रोडक्शन करने से राइस और व्हीट का प्रोडक्शन कम हो जाता था, जिसलिए लोगों को फूड ग्रेन की डिमांड क्या होती जाती थी, बढ़ती थी, लेकिन फूड ग्रेन की सप्लाई कम हो गई थी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, फिर उसको लॉस होता था फार्मर को, क्योंकि ये जो कमर्शियल क्रॉप्स है इंडिगो, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो बेनिफिट हुआ, लेकिन जो फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए या सभी को जो फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट थी वो कंट्री में पूरी नहीं हो रही थी, जिससे लोगों को टाइम पे खाना भी नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ये जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए थे वही हैं। ये हैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में बैकवर्डनेस के, और ये हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन की, जो हमने ये 7 पॉइंट डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आप इसको भी रिवाइज करोगे बेटा, अगर डाउट है तो ले लेना। ठीक है, देखो थ्योरी है, थ्योरी में आपको इसमें लर्न करना है। हम इन चैप्टर को पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको लर्न करना, मैं एक बार आपको सिर्फ ओनली रिवाइज करवा रही हूँ ये मेन पॉइंट्स। फिर इंडस्ट्री सेक्टर में भी क्या था, प्री ब्रिटिश एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता था। ठीक है, तो इसको भी एक बार आप याद करना, क्यों पहले क्यों अच्छा होता था और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ड्यूरिंग क्यों मतलब वो कम हुआ। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंसी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की
सिचुएशन कैसी थी, तो डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, कैसे वो डिके हुआ हैंडीक्राफ्ट का, क्योंकि उसके ऊपर हैंडीक्राफ्ट गुड्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड कम और डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड कम होती जा रही थी। डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, disappearance of provincial court, competition from machine made products, new pattern demand, introduction of railway in India. डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी थी स्टेट की या गवर्नमेंट की। वही चीज़ अभी बार बार वही रिपीट हो रहा है कि जो टैरिफ जो एक्सपोर्ट किए जाते, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया से जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जाता था वो टैरिफ फ्री होता था, और जो इंपोर्ट होता था वो भी क्या होता था, टैरिफ फ्री होता था। तो जैसे इंपोर्ट की गुड्स सस्ती होती थी, और जो हम एक्सपोर्ट करते थे, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था जो जिसका एक्सपोर्ट किया जाता था उसके ऊपर हैवी टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में चला जाता था, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उनके लिए रॉ मटेरियल बचता नहीं था, ब्रिटेन से जो गुड्स आती थी वो सस्ती रह जाती थी, जिसके कारण क्या है, ब्रिटेन गुड्स की ही डिमांड ज़्यादा होती थी। प्रिंसली कोर्ट जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गए ब्रिटिश रूल में। जैसे वो जो नवाब राजा वगैरह जो होते थे वो हैंडीक्राफ्ट की डिमांड ज़्यादा करते थे, क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट है वो एक अच्छी क्वालिटी का क्राफ्ट होता था जो स्टैंडर्ड को शो करता था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे जो प्रिंसली कोर्ट्स यानी कि नवाब राजा प्रिंसेस वगैरह जो थे वो धीरे धीरे ख़त्म कर दिए, तो हैंडीक्राफ्ट की भी डिमांड क्या हो गई, कम होती चली गई। मशीन मेड गुड्स के साथ हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्ट की कंपटीशन होता था, तो जो मशीन मेड गुड्स होती थी उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी और वो क्या होती थी, कम एक्सपेंसिव होती थी, ठीक है, और सप्लाई भी उनकी क्या होती थी, ज़्यादा होती थी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं वो मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन नहीं कर पाए, जिसके कारण भी हैंडीक्राफ्ट का डिके हुआ। नेक्स्ट, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। धीरे धीरे क्या है, ब्रिटिश कल्चर जो है उसको फॉलो करने लग गए लोग, तो इंडियन लोग जो है वो वेस्टर्न प्रोडक्ट की डिमांड, जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड क्या करने लगे, ज़्यादा करने लग गए। तो इससे भी क्या हुआ कि हैंडीक्राफ्ट की डिमांड कम हो गई और ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो गई। रेलवे का इंट्रोडक्शन होने के कारण क्या हो गया कि मार्केट का साइज़ भी बड़ा हुआ। यहाँ से लो कॉस्ट के ऊपर रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में पहुँचा दिया जाता था और वहाँ से फिनिश गुड्स को यहाँ पे सेल कर दिया जाता था। तो धीरे धीरे रेलवे का भी बेनिफिट होने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को हैंडीक्राफ्ट क्या हो गया, धीरे धीरे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इसमें नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो इसमें जैसे कि पॉइंट्स गिवन, बेटा यही लर्न कर लेना। या ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, तो इसमें क्या है कि अगर हम देखें उस टाइम पे ब्रिटिश राज के टाइम पे मॉडर्न इंडस्ट्री शो ओनली ब्लीक ग्रोथ। जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उनमें बहुत ही कम क्या थी, ग्रोथ हो रही थी। इट वाज ओनली सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द मॉडर्न इंडस्ट्री शोड इट्स एमरजेंस। फर्स्ट इसमें सम इंडस्ट्री वाज इस्टेब्लिश बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। जो भी इंडस्ट्री लगाई थी वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है बेटा कि अगर देखा जाए तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज फाउंडेड इन 1907। उस टाइम पे शुगर एंड सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्री भी सेट की गई थी। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें है These were established in the weak worldwide scarcity of the industry goods because World War फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये उस टाइम पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उनमें क्या थी, प्रोडक्ट की डिमांड कम, मतलब प्रोडक्शन क्या हो गया था, इंडस्ट्रियों में कम हो गया था, इसलिए ये नई इंडस्ट्रियाँ क्या की गई थी, सेट की गई थी। द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज वेरी लिमिटेड। स्टेट का जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी कम था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया था। दीज एरिया जो गवर्नमेंट के अंडर जो आता था वो रेलवेज, पावर जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स एंड द मीन ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सारा किसके अंडर में था, गवर्नमेंट के अंडर में था। नेक्स्ट इसमें
देर वॉज नो कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया था। कैपिटल गुड्स जो होती थी जैसे मशीनरी है वो सारे क्या थे, अदर कंट्री से इम्पोर्ट्स किए जाते थे। ठीक है, अगर कैपिटल गुड्स नहीं होंगी, इन द एब्सेंस ऑफ द दिस इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया रिमेड लोपसाइडेड। ठीक है, यानी कि जैसे कैपिटल गुड्स यानी कि बेसिक इंडस्ट्री जैसे स्टील वगैरह जो है, आयरन स्टील कंपनी जो नहीं थी, जिसके कारण मशीन वगैरह नहीं बन पाती थी, तो ये बेसिक इंडस्ट्री थी जिसके कारण, ये न होने के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया इंडिया के अंदर। अब कुछ ऐसे ब्रीफली इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस रिवील 4 कोर करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट क्या था, हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो गया था। सेकंड क्या था, मॉडर्न जो इंडस्ट्री थी उनके डेवलपमेंट पे, एक्सपेंशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन हुआ था। ये जो रेलवे का अगर हम बात करें तो ओनली क्या किया जाता था, रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में पहुंचाया जाता था और ब्रिटेन से फिनिश गुड को यहाँ पर लाया जाता था। अदर उसके लिए यानी कि है इंडिया के लिए अदर पर्पज़ के लिए रेलवे का यूज नहीं होता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए इसका यूज कर रही थी। नेक्स्ट इसमें है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी इंडिया के अंदर, और इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी वही बात है, हैंडीक्राफ्ट भी क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें तो आज के लिए मैंने इतना ही रिवाइज किया है, करवाया बेटा, इसको अच्छे से लर्न करना है, बार बार रिवीजन नहीं होगा। और अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आप लोगों ने कल नोटिस देखा होगा, बिजनेस प्रैक्टिकल के लिए गोल मैम ने डाला है कि आपकी प्रैक्टिकल्स होनी ज़रूरी है। तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी रोल नंबर वाइज कि आपका क्या टॉपिक है, किस टॉपिक के ऊपर आपको प्रोजेक्ट रेडी करना है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स की भी आपको एक फ़ाइल रेडी करनी है, और ये फाइल जो है 15 दिसंबर से पहले पहले सभी की रेडी हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर स्कूल में जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए आते हो तो अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल को साथ लाओगे सिग्नेचर के लिए। तो सभी बच्चे अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल रेडी करेंगे। आज शाम तक मैं आपको टॉपिक्स भेज दूंगी, या फिर कल मॉर्निंग में आपको कंफर्म है कि आपके टॉपिक मिल जाएंगे। तो अपने ये टॉपिक भी आपको प्रोजेक्ट फाइल भी रेडी करनी है। 15 दिसंबर के बाद ना मैं किसी की प्रैक्टिकल फ़ाइल चेक नहीं करूँगी, किसी भी बच्चे की। ठीक है, तो आप टाइम पे अपना प्रोजेक्ट वर्क करके सबमिट करवाएं।